हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम आईपीसी में अपराध के संबंध में बात करेंगे। अपराध क्या है, अपराध के प्रमुख तत्व क्या हैं, उसकी अवस्थाएं क्या हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मेंस रिया क्या है। आपराधिक विधि में मेंस रिया का बहुत महत्व है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अपराध क्या है। जैसा आप सभी जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसकी अनेक आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपत्ति आवश्यक है। सामाजिकता के साथ साथ आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं और संपत्ति से मोह भी बढ़ता है, लोभ और लालच बढ़ता है, और यही सारी चीजें लड़ाई और झगड़ों का परिणाम होती है। तो हर व्यक्ति अपने निजी जीवन में स्वतंत्र एवं स्वच्छंद रहना चाहता है, और यदि कोई व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप करता है तो ऐसे व्यक्ति को पीड़ा और क्लेश अथवा हानि हो सकती है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, या सांपत्तिक हो, या प्रतिष्ठा संबंधी। तो इन सब बातों से स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के अधिकार में, उसकी संपत्ति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर वो इस तरह से हस्तक्षेप करता है तो इसका मतलब वो अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन नहीं कर रहा है, अर्थात वह कर्तव्य भंग का दोषी होगा। और यही कर्तव्य भंग, जिसे हम विधिक भाषा में अपराध कह सकते हैं। यद्यपि अपराध और अपकृत्य दो अलग चीजें हैं। अपराध में विधि द्वारा दंड और क्षतिपूर्ति दोनों निर्धारित होती है, जबकि अपकृत्य में केवल क्षतिपूर्ति ही उसका उद्देश्य होता है। विधि शास्त्री ब्लैकस्टोन की जो परिभाषा है, क्योंकि कंपटीशन में कई बार परिभाषाओं को कोट करके उनके विधि शास्त्री का नाम पूछा जाता है, इसलिए जरूरी है कि हम कुछ प्रमुख विधि शास्त्रियों की परिभाषाओं को ध्यान से देखें। ब्लैकस्टोन कह रहे हैं, ऐसा कोई कार्य करना अथवा करने से विरत रहना जिससे सामान्य विधि के किसी नियम का अतिक्रमण होता है, वो अपराध कहलाता है। कैनी के अनुसार अपराध उन अवैधानिक कार्यों को कहते हैं जिनके बदले में दंड दिया जाता है और वे क्षम्य नहीं होते। यदि क्षम्य होते भी हैं तो राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति को क्षमा प्रदान करने का अधिकार नहीं होता। विधि की अवज्ञा को अपराध कहा जा सकता है, परंतु विधि की प्रत्येक अवज्ञा अपराध नहीं होती। बहुत सारी विधियां होती हैं, जैसे पारिवारिक विधि हो गई, संविदा विधि हो गई, और सिविल विधियां हो गई। इनका उल्लंघन अपराध नहीं होता जब तक ऐसा उल्लंघन किसी विधि द्वारा अपराध न घोषित कर दिया गया। तो आईपीसी में ऐसे नियमों को अपराध घोषित किया गया है, उसमें उनके दंड की व्यवस्था की है। अपराध का वर्गीकरण क्या है? राज्य के विरुद्ध अपराध, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, आर्थिक अपराध, लैंगिक अपराध, विविध अपराध, ये सारे विभिन्न प्रकार के अपराध। प्रक्रिया की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसको दो पार्ट में हम देख सकते हैं। एक तो साधारण अपराध, जिन्हें हम असंज्ञेय अपराध या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं, और ये समन मामलों से संबंधित होते हैं, और ये बेलेबल ऑफेंस होते हैं, जमानती होते हैं। दूसरे हैं गंभीर अपराध, जिन्हें हम कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। ये वारंट मामलों से संबंधित होते हैं, और ये गैर जमानती या अजमानती या नॉन बेलेबल अपराध इनको कह सकते हैं। विधि का जो प्रमुख सिद्धांत है, इसमें अभियुक्तों को भी अधिकार प्रदान किया गया है। पहला सिद्धांत यह है कि अभियुक्त की निर्दोषिता का सिद्धांत। कोई भी आरोपी या अभियुक्त जब उसके खिलाफ एफआईआर होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपराधी हो गया। एफआईआर जो है वो पहली सूचना होती है पुलिस को किसी अपराध के संबंध में। अगर वो नामजद है या नामजद नहीं भी है और कोई व्यक्ति उसमें संदेहास्पद है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो व्यक्ति अपराधी हो गया। तो अभियुक्त की निर्दोषिता का सिद्धांत वो तब तक होता है जब तक विधि द्वारा या कोर्ट द्वारा उसे दोष सिद्ध न कर दिया जाए। दूसरा है दोहरे खतरे से सुरक्षा का सिद्धांत। इसका मतलब ये है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, उसमें ये अधिकार प्रदान किया गया है। मतलब एक ही अपराध के लिए उसको दो बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा है विचारण के अवसर की स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी अभियुक्त है जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया है, उसको विचारण का अवसर दिया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे वो अपनी बात कोर्ट के सामने स्वतंत्रता पूर्वक रख सके।
चौथी बात है वैधानिक कठोरता से रक्षा का अधिकार। किसी व्यक्ति को तब तक दंड न दिया जाए जब तक कोई संविधि या विधि उसको अपराध के रूप में परिभाषित न करे या उसको दंडित न करे। और पांचवी और सबसे बड़ी बात है निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। यदि कोई आरोपी है जो गरीब है, निर्धन है और वो विधिक सहायता प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो उसको निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार राज्य द्वारा दिया जाना अत्यंत आवश्यक। अब हम अपराध के तत्व की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन वालों के लिए भी और विधि के जानकारों के लिए भी। ये 4 तत्व होते हैं मुख्य। पहला तो जरूरी है कि एक मानव, अपराध के लिए जरूरी है कि एक मानव हो जिसने किया हो। जैसे कोई जानवर है या इस तरह के कोई अगर क्षति पहुंचाते हैं तो वो अपराध के दोषी नहीं हो। एक मानव होना जरूरी। मानव कैसा हो? जिसे एक विशिष्ट ढंग से वैधिक बाध्यता के अधीन कार्य करना है तथा जो दंड आरोपित करने के लिए उपयुक्त विषय है। मानव में भी कई सारे वर्गीकरण, जैसे बच्चे हैं, 7 साल तक के बच्चों को इससे दूर रखा गया है, उन्हें विधि जो है तो अपराध करने योग्य नहीं मानती। ये आगे हम पढ़ेंगे। दूसरा, ऐसे मानव के मन में एक दुराशय होना चाहिए। दुराशय मेंसरिया जिसको बोलते हैं, मैलाफाइड इंटेंशन होना चाहिए। तीसरा है ऐसे आशय को पूरा करने के लिए किया गया कोई कार्य और ऐसे कार्य द्वारा किसी दूसरे मानव या संपूर्ण समाज को एक क्षति पहुंचे। ये मुख्य 4 तत्व होते हैं। अब इन मुख्य 4 तत्वों में जो मुख्य प्रमुख तत्व है तो ये निकलता है कि अपराध आशय और कार्य का संगामी होता है। मतलब आशय हो और उसके साथ कार्य हो। आशय मतलब दुराशय, बुरा आशय जिसको बोलते हैं मेंसरिया, और दूसरा कार्य अर्थात आपराधिक कृत्य जिसे हम बोलते हैं एक्टस रियस। तो मेंसरिया और एक्टस रियस दोनों मिलकर के अपराध का निर्माण करते हैं। अब अपराध की आवश्यक अवस्थाएं क्या है, स्टेजेस क्या है? पहले तो आशय होना चाहिए मन में। कोई व्यक्ति अगर कोई ऐसा आपराधिक कृत्य करता है तो एक आशय धारण करता है कि हमको ये कार्य करना है। दूसरा, जब आशय को धारण कर लेगा तो क्या करेगा? उसके लिए तैयारी करेगा। जैसे कहीं आग लगाना है तो माचिस खरीदेगा, किसी को विष देना है तो जहर खरीदेगा। इस तरह की चीजें वो तैयारी के अंतर्गत आएंगी। तो आशय सामान्यतः दंडनीय नहीं होता, केवल षड्यंत्र के कुछ मामलों में जिसमें अपराध करने के लिए वो एकत्रित हुए हों, और तो उसमें आशय एक विषय हो सकता है। लेकिन सामान्यतः किसी व्यक्ति के मन में क्या आशय है ये तो ईश्वर भी नहीं जान सकता। तैयारी कुछ मामलों में दंडनीय होती है, जैसे डकैती की तैयारी करना या राजद्रोह की तैयारी, तख्ता पलट करने की तैयारी करना, वो दंडनीय होती है। तीसरा जो अवस्था है, तीसरी, वो है प्रयास, अटेम्प्ट, प्रयत्न करना। पहले आशय धारण किया, फिर तैयारी किया, अब वो प्रयास करेगा अपराध करने का। तो प्रयास को दंडनीय बनाया गया है, जैसे हत्या का प्रयास, धारा 307, धारा 308, 309 और 511, ये प्रयास दंडनीय है। चौथी बात है कार्य का पूर्ण होना। जब कार्य पूर्ण होगा तो वो पूर्ण अपराध की श्रेणी में आएगा। ये मुख्य अवस्थाएं होती हैं अपराध की। इसके अलावा हेतु, उद्देश्य और अवसर, ये सारी चीजें हैं जो अपराध की ओर ले जाने में इंगित करती। अब हम मेंसरिया की बात करेंगे, दुराशय, जो एक महत्वपूर्ण विषय है। दुराशय महत्वपूर्ण है किंतु दांडिक दायित्व आरोपित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के विचार को स्वयं दानव भी नहीं जानता। यह सदैव संभव है कि कोई मनुष्य अपना आशय बदल सकता है। अतः केवल ऐसा दुराशय जिसके साथ कोई प्रकट कार्य भी किया जाता है विधि द्वारा दंडनीय होता है। किंतु जब यह आशय शब्दों में व्यक्त हो जाता है या कार्य में हो जाता परिणत, तब वो आशय का साक्ष्य महत्वपूर्ण होता है। आपराधिक मन स्थिति के संबंध में जो लैटिन उक्ति है, सूत्र वाक्य है, वो ये है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। इसका अर्थ है कार्य स्वयं दोषी नहीं है जब तक दुराशय न हो। जब तक आपके मन में उसको करने का कोई आशय न हो, बुरा आशय न हो, तब तक वो कार्य स्वयं दोषी नहीं हो जाता।
इसका दूसरा सूत्र वाक्य है जो इसी से निकलता है, उसको बोलते हैं एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस, अर्थात कार्य तभी दंडनीय है जब कार्य इच्छित व स्वेच्छा से तथा आपराधिक आशय से किया गया। जैसे कोई पागल व्यक्ति है, आपकी तरफ एक स्टिक लेकर दौड़ता है तो आपको भी गुस्सा आता है, लेकिन जैसे ही आप समझते हैं कि वो पागल है तो आपका गुस्सा काफूर हो जाता है, आप वहां उसको छोड़कर चले जाते हैं। इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि उस व्यक्ति को इस बात का भान नहीं है, इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पर आशय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपराध को निर्धारित करने की। जो पहले की आंग्ल विधि थी, इंग्लिश विधि थी, उसमें मन स्थिति या आशय नगण्य था। उसका रीजन ये था क्योंकि तब दंड जो दिया जाता था वो कंपनसेशन के रूप में था, शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। लेकिन बाद में प्रतिकर के स्थान पर शारीरिक दंड दिया जाने लगा, तब मन स्थिति जो मेंसरिया है वो उसका स्थान महत्वपूर्ण हो गया। जैसे आर बनाम प्रिंस का मामला, बहुत पुराने मामले हैं जो मेंसरिया पर आधारित है। आर बनाम प्रिंस में हेनरी प्रिंस जो था उसके खिलाफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट 1861 की धारा 55 के अंतर्गत प्रोसिक्यूट किया गया। इसमें यह फैक्ट थे कि 16 वर्ष से कम की लड़की को उसके माता पिता की संरक्षता से हटाना अपराध था। जो लड़की थी वो एनी फिलिप्स, वो देखने में बड़ी तो लगती थी लेकिन वो 16 वर्ष से कम थी। तो इसमें कोर्ट ने उसको दोषी पाया मन स्थिति के आधार पर, चाहे भले ही लड़की स्वेच्छा से गई हो। चूंकि 16 वर्ष से वो कम थी इसलिए उसको दोषी पाया। दूसरा मामला था क्वीन बनाम टालसन का, जिसमें महिला का जो है वो टालसन के साथ 1881 में उसने परित्याग कर दिया था, तो छोड़ दिया था। महिला ने 1887 में 1887 में अपने आप को विधवा जानकर दूसरा विवाह इसलिए किया क्योंकि उसको ये बताया गया कि उसका जो पति है वो एक जहाज से समुद्र से कहीं गया, वो जहाज डूब गया और उसमें सारे लोग खत्म हो गए। उसने सारे फैक्ट को चेक किया। इसके बाद उसको लगा कि चूंकि मेरा पति खत्म हो चुका है इसलिए अब विवाह करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां का जो कानून था ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट 1861, जिसकी धारा 57 ये कहती थी कि कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक तलाक लेने के, अगर तलाक नहीं हुआ है तो 7 वर्ष तक अगर वो कहीं गया और गायब हो गया तो ये माना जाएगा कि 7 वर्ष तक व्यक्ति के बारे में जीवित अगर न सुना जाए तभी वो मरा हुआ माना जाएगा। तो इसमें 7 वर्ष की अवस्था नहीं बीती थी और 7 वर्ष के पहले ही उस महिला ने विवाह कर लिया था। तो इसलिए कोर्ट ने ये माना कि वो महिला दोषी है क्योंकि उसने 7 वर्ष तक का वेट नहीं किया। माफ कीजिएगा, वो दोषी नहीं है क्योंकि उसने पूरी सद्भावना के साथ पूरी जांच परख करने के पश्चात ही उसने दूसरा विवाह किया था। तो इसलिए कोर्ट ने, पूरी जूरी ने ये छानबीन के पश्चात ये पाया कि दूसरी शादी के समय समुचित आधारों पर सद्भाव से उसने विश्वास किया कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी। तो महिला का कार्य आपराधिक नहीं था क्योंकि इसमें सद्भावना थी, उसने पूरी जांच परख की थी। जबकि आर बनाम प्रिंस के मामले में ये एक कठोर दायित्व का नियम बना दिया गया था कि सद्भावना हो या ना हो, उसको पता हो या ना हो, लेकिन अगर लड़की की एज 16 वर्ष से कम है और उसको वो व्यक्ति उसकी संरक्षता से हटाता है, उसकी गार्जियनशिप से हटाता है, तो अपने आप में स्वयं आपराधिक कृत्य है। तो इन दो केसों से हमको ये पता चल रहा है कि आपराधिक मनस्थिति या मेंसरिया की आपराधिक विधि में क्या स्थिति है। अब अपराध के आवश्यक तत्वों में सबसे प्रमुख मोटिव हो गया, फिर इंटेंशन है, फिर मेंसरिया। ये एक स्टेप बाय स्टेप आते हैं। मोटिव क्या होता है? जो अभिलाषित उद्देश्य है जिसको हम पाना चाहते हैं, उसके संदर्भ में अगर उस चेष्टा को हम गतिशील करते हैं तो वो मोटिव कहलाती है। अर्थात प्रयोजन, अर्थात मोटिव वो संवेग है जो इच्छा की कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है या इच्छुक व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य। और इसके बाद आता है आशय। आशय प्रयोजन का या मोटिव का अगला कदम होता है। जैसे दुश्मनी का बदला लेना मोटिव हो गया। अब इस मोटिव को आगे बढ़ाने के लिए आशय को मन में धारित करना, मृत्युकारित करना उसका एक आशय है। अब भारतीय दंड संहिता में जो दुराशय है, मेंसरिया है, उसका क्या स्थान?
तो भारतीय दंड संहिता में दुराशय शब्द का अलग से कोई उल्लेख नहीं है, किंतु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि भारतीय दंड विधि में इसे अपराध का आवश्यक तत्व नहीं माना गया है। आईपीसी में अलग जितनी भी डेफिनेशन दी है, परिभाषाएं दी गई हैं, उसमें दुराशय को व्यक्त करने वाले शब्दों को लिखा गया है, जैसे स्वेच्छापूर्वक, वॉलेंटरली, आशयपूर्वक, इंटेंशनली, कपटपूर्वक, फ्रॉडेंटली, बेईमानी पूर्वक, डिसऑनेस्टली, भ्रष्टता पूर्वक, द्वेषभाव से, उतावलेपन से, उपेक्षा से। ये सारे शब्द दुराशय को ही परिभाषित करते हैं, मेंसरिया के बारे में ही बताते हैं। तो इस तरह से ये मेंसरिया हुआ। अब तैयारी की जो हमने बात की थी, जो दूसरे स्टेज की मेंसरिया के पश्चात, तो तैयारी सामान्यतः दंडनीय नहीं है जैसा मैंने बताया, लेकिन ये कुछ सेक्शन है जिसमें तैयारी को दंडनीय बनाया गया है, जो आपको अवश्य जानना चाहिए। पहला, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना, सेक्शन 122। दूसरा है भारत सरकार के साथ शांतिपूर्वक व्यवहार रखने वाले राष्ट्र में आतंक फैलाने की तैयारी करना, सेक्शन 126। जाली सिक्के बनाने की तैयारी करना, 233, 234, 235। डकैती की तैयारी करना, 399, और आपराधिक षड्यंत्र के अपराध में केवल आशय ही दंडनीय बनाया गया जैसा मैंने बताया, लेकिन तब जब उसने अपराध करने के लिए उस आशय को पहली बार धारण किया। अब दुराशय के कुछ अपवाद भी होते हैं, जिसको हम कठोर दायित्व का सिद्धांत बोलते हैं, जैसे लोक अपदूषण, अपमान लेख, न्यायालय की अवमानना, व्यापहरण एवं द्विविवाह के गंभीर अपराध। इसी प्रकार से आवश्यक वस्तु अधिनियम, फूड एंड ड्रग्स एक्ट, लाइसेंसी एक्ट, ये सारे जो एक्ट हैं, ये सारी चीजें हैं, इसमें मेंसरिया नहीं हो तब भी अपराध होगा, चाहे उसका आशय हो चाहे न हो। इन्हें हम कठोर उत्तरदायित्व के सिद्धांत भी कहते हैं। अब अगले वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता की धारा 1 से शुरू करते हुए सामान्य आशय की बात हम करेंगे। धन्यवाद।